हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करने वाले हैं समावेशी शिक्षा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ का ज़बरदस्त हल 2016 से 2024 तक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 2016 से 2018 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामान्य बच्चे होते हैं। सामान्य बच्चे कौन से होते हैं? 90 से 110 आईक्यू वाले, ठीक है। और बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? टरमन। उनके अनुसार 90 से 110 आईक्यू सामान्य बुद्धि की श्रेणी मानी जाती है। यह आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। अब देखो विकल्पों का विश्लेषण क्या कहता है। 70 से कम आईक्यू वाले बच्चे कौन होते हैं? ये मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं। इन्हें सीखने में गंभीर कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। 70 से 80 आईक्यू वाले बच्चे कौन से होते हैं? ये सीमांत स्तर या मंद शिक्षण सम की श्रेणी मानी जाती है। यह बच्चे सामान्य कक्षा में पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। अब देखो 90 से 110 आयु वाले बच्चे, ये बच्चे सामान्य बुद्धि की श्रेणी होती है, ठीक है। अधिकांश बच्चे इसी श्रेणी में ही आते हैं। और 110 से ऊपर आईक्यू वाले बच्चे कौन होते हैं? ये उच्च बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। और जबकि 140 से अधिक जिनकी होती है आईक्यू, वो कौन होते हैं? गिफ्टेड, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे। अगला प्रश्न है हमारा, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाला बच्चा बताया है? किसने बताया है? हेविट ने। देखो व्याख्या देखो, हेविट एंड फॉरनेस ने 1984 में एक बुक अपनी लिखी। कौन सी बुक लिखी? एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल लर्नर। तो इस बुक में क्या बताया गया है कि विशिष्ट बालकों, मतलब चिल्ड्रन विद रेयर क्वालिटीज, दुर्लभ गुण वालों बच्चे हैं, उनको दुर्लभ गुण वाले बच्चे कहा गया उसको, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को? 4 वर्गों में। देखो व्याख्या देखो, शैक्षिक और चिकित्सा वर्गीकरण के अनुसार आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम, इंग्लिश में बोलेंगे पार्शियली फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जाता है। देखो 4 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला है दृष्टिबाधित, मतलब ये दिखाई सही से नहीं देखता है, विजुअली इम्पेयर्ड। दूसरा है श्रवण बाधित, जिन्हें सुनने में परेशानी होती है। तीसरा है वाक्दोष बाधित, जिन्हें बोलने में परेशानी होती है। चौथा है अस्थि बाधित, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, जिनके हड्डी में कहीं भी कोई कमी होती है किसी भी, ठीक है, उन्हें अस्थि बाधित कहते हैं। अब देखो दृष्टि बाधित बच्चे, इन बच्चों को दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन अंधे नहीं होते। और क्या है? हियरिंग इम्पेयर्ड, इन बच्चों की सुनने की क्षमता आंशिक रूप से कम होती है, लेकिन पूरी तरह बहरे नहीं होते। अब वाक दोष बाधित कौन होते हैं? इन बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन पूरी तरह से गूंगे नहीं होते हैं। अब अस्थिबाधित बच्चे कौन होते हैं? इन बच्चों को हड्डियों, जोड़ों की मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जो उनकी गतिशीलता को प्रभावित करती हैं, मतलब वो आम बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकते। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से। तो देखो व्याख्या, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पार्शली साइटेड, मतलब जो अंधे नहीं होते, इन्हें देखना कम है, ठीक है। बच्चे आमतौर पर निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त होते हैं, उन्हें दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं दिखती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाश किरणों को एक साथ करके रेटिना पर फोकस करता है। कौन? उत्तल लेंस। तो क्या पढ़ा हमने अभी?
आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं? उत्तर लेंस की सहायता से। अब विकल्पों का विश्लेषण। उत्तर लेंस क्या करता है? निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होता है। अवतल लेंस क्या करता है? दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होता है। समतल लेंस क्या है? ये लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता नहीं है। एक ठीक है, यहाँ पे किरणें लिखा है, यहाँ पे किरणें, ये इसकी जगह होगा किरणें। प्रकाश किरणों को मोड़ता नहीं है, ठीक है। इसका उपयोग चश्मे में नहीं होता, सिर्फ सादा सिंपल सा दर्पण होता है। अगला प्रश्न क्या है? श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष कौन सा होता है? कान के बाहर भी हो सकता है, कान के अंदर भी हो सकता है, कान के मध्य में हो सकता है। मतलब जो बच्चे जिनको सुनने में परेशानी होती है, इन तीनों में से कोई भी परेशानी हो सकती है। तो उपयुक्त तीनों इसका विकल्प सही होगा। व्याख्या देखो इसकी। श्रवण दोष हियरिंग इम्पेयरमेंट कान के किसी भी भाग में खराबी के कारण हो सकता है। बाहरी कान मतलब कान का पर्दा फटना, मध्य कान ओटिस मीडिया या आंतरिक कान कॉक्लियर या श्रवण तंत्रिका की क्षति। ये तीनों ही उत्तर हमारे सही होंगे। अगर इनमें से किसी भी कोई परेशानी है तो सुनने में परेशानी होगी। अगला प्रश्न क्या कहता है? पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल क्या होगा? 90 से 100 डेसिबल तक। इसकी व्याख्या देखो। श्रवण हानि मतलब हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस श्रवण हानि को डेसिबल के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 91 डीबी और उससे अधिक की हानि को गहन श्रेणी में रखा जाता है। ये बच्चे बहरे डीप की श्रेणी में आते हैं और बहुत जोर की आवाज़ ही सुन पाते हैं या कुछ भी नहीं सुन पाते। तो देखो चारों विकल्प की व्याख्या। 26 से 40 डीबी क्या होती है? हल्की श्रवण हानि होती है, ठीक है। और 41 से 45 डीबी क्या होती है? ये मध्यम श्रवण हानि होती है। और 56 से 70 डेसिबल के बाद क्या होती है? मध्यम से गंभीर। और 71 से 90 क्या होता है हमारा? ये गंभीर होता है। लेकिन 91 से ज़्यादा क्या होती है? गहन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल बहरे होते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? देखो हकलाना तो हम मुंह से है, ठीक है, मुंह से हकलाते हैं। मेरुदंड का वक्र होना, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है अस्थि बाधित वाले बच्चों की। विकृत नितंब कमर से नीचे का हिस्सा भी उनका कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ भी हड्डियाँ होती हैं। पाँव फिरा, पाँव की हड्डियाँ भी कैसी हो सकती हैं। तो क्या सही उत्तर होगा? हकलाना। हकलाना अस्थि बाधित बच्चों की श्रेणी में नहीं आएगा। व्याख्या। हकलाना मतलब स्टैमरिंग एक वाक् दोष है, स्पीच डिफेक्ट, जो कि एक भाषण संबंधी अक्षमता है, ना कि अस्थि संबंधी। अस्थि बाधित बच्चों में हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों संबंधी विकार होते हैं। हकलाना देखो क्या है? ये भाषण चिकित्सा का विषय है, मतलब स्पीच थेरेपी का, अस्थि बाधितता का नहीं है। मेरुदंड का वक्र होना, इसे स्कोलियोसिस कहते हैं, जो एक प्रकार की अस्थि बाधिता है। विकृत नितंब यह जन्मजात विकृति या दुर्घटना के कारण हो सकती है, जो अस्थि बाधिता का हिस्सा है। पाँव फिरा, इसे क्लब फुट कहते हैं, जो एक सामान्य अस्थि बाधित विकार है। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 140 या इससे अधिक। किसने बताया ये? मनोवैज्ञानिक लुईस टर्मन। मनोवैज्ञानिक लुईस टर्मन क्या कहते हैं? 140 या उससे अधिक आयु वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। ये बच्चे असाधारण रूप से तीव्र बुद्धि के होते हैं। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो क्या कहती है। 70 या इससे कम कौन होते हैं? ये मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं। 100 या इससे कम क्या होते हैं? ये सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 140 या इससे अधिक ये प्रतिभाशाली या गिफ्टेड बच्चे होते हैं। 120 या इससे कम ये उच्चतर सामान्य माने जाते हैं। 17 इससे कम मानसिक मंदता वाले।
100 इससे कम सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाले, 140 या इससे अधिक ये गिफ्टेड होते हैं, 120 या इससे कम ये उच्चतर सामान्य माने जाते हैं लेकिन प्रतिभाशाली नहीं कह सकते हम इनको। अगला प्रश्न देखो क्या है हमारा, निर्देशन नव युवकों को अपनों से दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? ये हमारे स्किनर भाई साहब का। व्याख्या देखो, स्किनर क्या कहते हैं, निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नव युवकों को स्वयं अपने से, दूसरे से तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। मतलब नवयुवक होते हैं वो खुद से भी सीखते हैं और दूसरों से भी सीखते हैं और अपनी परिस्थितियों से भी सीखते हैं। अब देखो जोन्स क्या कहते हैं, निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने एवं समायोजन करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में आई हुई समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। ठीक है, ये जोन्स के वर्ड शब्द है हमारे। शिक्षा मंत्रालय भारत के अनुसार देखो क्या है, निर्देशन एक क्रिया है जो व्यक्ति को शिक्षा, जीविका, मनोरंजन तथा मानव क्रियाओं के समाज सेवा संबंधी कार्यों को चुनने, तैयार करने, प्रवेश करने तथा वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। ये हमारा शिक्षा मंत्रालय कहता है। अगला प्रश्न देखो क्या है, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसने कहा है परामर्श के बारे में, कि दो व्यक्तियों को संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, किसने कहा है? मायर्स ने। व्याख्या देखो, ये परिभाषा मायर्स की है। ये परामर्श मतलब काउंसलिंग की एक संक्षिप्त और मौलिक परिभाषा है जो द्वै व्यक्तित्व संबंध और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। अब देखो मायर्स के अनुसार परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। हम देखो दूसरी परिभाषा इसकी जानते हैं परामर्श की, किसके? कार्ल रोजर्स के शब्दों में। ठीक है, परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को उस सीमा तक समझाने में सहायता करता है जिससे वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विधात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। अब परामर्श की परिभाषा देखो रॉबिन्सन के अनुसार, हम अपने विकल्प डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये रॉबिन्सन क्या कहते हैं, परामर्श में वे सभी परिस्थितियों को सम्मिलित कर लिया जाता है जिनमें परामर्श प्रार्थी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता प्राप्त करता है। परामर्श में दो व्यक्तियों का संबंध रहता है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी। अब वेबस्टर शब्दकोश मतलब वेबस्टर जो डिक्शनरी उसमें क्या दिया गया है, पूछताछ पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान है। अगला प्रश्न देखो क्या है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। परामर्श में कैसे सहायता दी जाती है? हमारे वार्तालाप के माध्यम से बात करते हैं तभी तो परामर्श देते हैं। व्याख्या, परामर्श की मुख्य विधि एक वार्तालाप कन्वर्सेशन डायलॉग है। यह एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया है जहां परामर्शदाता, काउंसलर और सलाहर्थी के बीच विश्वासपूर्ण वार्तालाप के माध्यम से समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। ठीक है, तो वार्तालाप के माध्यम से ही परामर्श हमारा होता है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है हमारा, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। व्याख्या देखो, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला साइकोलॉजी ब्यूरो की स्थापना 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिशों पर किया गया था। यह संस्थान मनोविज्ञानशाला तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में। और इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक और व्यक्तिगत समस्याओं पर छात्रों और शिक्षकों को निर्देश देना है या निर्देशन करना है। विकल्पों का विश्लेषण देखो, लखनऊ का एक राजधानी है। ठीक है, बरेली में एक मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है लेकिन मुख्य मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में है।
वाराणसी में भी एक मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है। इलाहाबाद हमारा सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मनोविज्ञान केंद्र है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है हमारा। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व परामर्श में? जिला विद्यालय निरीक्षक। देखो व्याख्या समझो इसकी। परामर्श काउंसलिंग से संबंधित कार्यों की देखरेख और संचालन शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। जिले के स्तर पर इस कार्य के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की होती है और इस समिति का नेतृत्व जिला विद्यालय निरीक्षक करता है। जिला विद्यालय निरीक्षक का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है मुख्य कार्य विद्यालयों में परामर्श सेवाओं को प्रोत्साहित करना, शिक्षकों को मार्गदर्शन देना, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। अब देखो विकल्पों की व्याख्या। जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ यह स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख होता है, लेकिन शिक्षा विभाग का नहीं। जिला मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? इन्हीं को हम जिलाधिकारी कहते हैं। ठीक है, दोनों विकल्प एक ही हैं। ये पूरे जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है, वह सीधे तौर पर इस समिति का नेतृत्व नहीं करता है। जिला विद्यालय निरीक्षक यह शिक्षा विभाग का वरिष्ठ अधिकारी होता है और ऐसी शैक्षिक समितियों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से क्या सहायक है? निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श दोनों ही दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख सहायक हैं। अब देखो व्याख्या क्या कहती है। दास अवरोध या ड्रॉप आउट की समस्या, मतलब बीच में स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, वो यानी स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति एक जटिल मनोसामाजिक समस्या है। इसे रोकने के लिए केवल शिक्षक या अभिभावक ही नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित निर्देशन और परामर्श कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। बच्चे की समस्याओं का निदान करें और उसका मार्गदर्शन करें और उसे मानसिक समर्थन प्राप्त करें, जिससे वो स्कूल ना छोड़े। चार विकल्पों की व्याख्या देखो। शिक्षक महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं है। अभिभावक भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर उन्हें भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। निर्देशन महत्वपूर्ण है, लेकिन परामर्श के बिना यह अधूरा है। निर्देशन और परामर्श ये सबसे संपूर्ण और संप्रभावी उत्तर है, क्योंकि यह एक सुनियोजित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखो क्या है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। निर्देशन परामर्श से क्या जानते हैं हम, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। व्याख्या देखो। निर्देशन और परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को सही और गलत के बारे में सीधे आदेश देना नहीं, बल्कि उसे विकल्पों से अवगत कराना है कि यह प्रक्रिया व्यक्ति को स्वयं ये समझने में सहायता करती है कि कौन सा विकल्प उसके लिए बेहतर या करने योग्य है और कौन सा नहीं, मतलब नहीं करने योग्य है। यह निर्णय उसे लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तुम्हारा 2016 का होगा, 2017 पे आते हैं। ब्रेल लिपि उपयोगी है दृष्टिबाधितों के लिए। जिनको दिखता नहीं है उनको ब्रेल लिपि उपयोगी है, क्योंकि ब्रेल लिपि में छूकर सब चीज़ पहचानते हैं। ब्रेल लिपि एक टेक्सटाइल स्पर्श योग्य लेखन प्रणाली है, जिसमें उभरे हुए बिंदुओं या पैटर्न्स को उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। यह दृष्टिबाधित और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विकसित की गई थी। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने। देखो विकल्पों की व्याख्या। दृष्टिबाधितों के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेल लिपि का उपयोग। श्रवणबाधितों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, जिनमें होंठ पढ़ना हो गया, ठीक है, और लिखे हुए शब्दों का उपयोग करना हो गया। अस्थिबाधितों के लिए क्या करते हैं? ये सामान्य लिपि का उपयोग कर सकते हैं। काली हड्डियाँ तो सही नहीं होती हैं, बाकी आँख कान मुंह तो सब सही होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण कौन सा है? सामान्य परीक्षण भी होता है, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण भी होता है, नैदानिक परीक्षण भी होता है। ये सभी पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण होते हैं। पिछड़े बालक मतलब बैकवर्ड चिल्ड्रेन,
वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी वास्तविक बुद्धि स्तर से काफ़ी नीचे होती है। मतलब उनका बुद्धि स्तर तो अच्छा है लेकिन वो किसी कारण से पिछड़े हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इनके लिए एकमात्र टेस्ट पर्याप्त नहीं है। सामान्य बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट से बुद्धि स्तर, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण से शैक्षिक स्तर और नैदानिक परीक्षण इस सीखने में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। इन सब के समन्वय से ही पिछड़ेपन की पहचान की जाती है। ठीक है। अब देखो विकल्पों का विश्लेषण। सामान्य बुद्धि परीक्षण यह आवश्यक है लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं है। मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण ये भी आवश्यक है। नैदानिक परीक्षण ये भी आवश्यक है। मतलब ये सभी ही आवश्यक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने को रोक देता है। ये कथन किसका है? ये कथन है हमारा बॉलमैन का। अब देखो गार्डन क्या कहते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। गार्डन का बस क्या कहना है। गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशा को न्यूनता है। और बॉलमैन क्या कहते हैं कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। तो ये कथन किसका था? हमारा बॉलमैन का। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। देखो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि ये तो अच्छे बच्चों में होती है। बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास ये वंचित बालकों में होता है, मतलब उनका विकास नहीं होता है। ह्रासमान मतलब घटना। शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, उनकी शैक्षिक उपलब्धि में ह्रास होता है, मतलब घटती है वो। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, उनका शैक्षिक जीवन होता है वो बहुत बुरी तरह से समाप्त होता है। ठीक, तो बी सी डी ये वंचित बालकों के लक्षण है, लेकिन पहला है वो अच्छे बालक का लक्षण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? शैक्षिक उपलब्धि, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। देखो अब व्याख्या देखो। वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालक वे होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वातावरण से आते हैं। इसी वंचना का प्रभाव और उनके बौद्धिक और शैक्षिक विकास पर पड़ता है, जिसके कारण उनकी उपलब्धि निम्न स्तर की होती है। उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि मतलब एक्सीलेंट एजुकेशनल अचीवमेंट उनका लक्षण नहीं है बल्कि उसके विपरीत है। अब देखो विकल्पों की व्याख्या। उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि यह वंचित बालकों में देखने को नहीं मिलती। ठीक है। बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, वंचना का बौद्धिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक उपलब्धि क्रमिक ह्रास, वंचित बच्चे स्कूल में पिछड़ते जाते हैं। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, ड्रॉप आउट की दर वंचित वर्गों में अधिक होती है, मतलब वो स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। कौन? पिछड़े बच्चे। बाल अपराधी बालकों के उपचार की कौन सी विधि है? मनोविज्ञानात्मक विश्लेषण, मतलब उनको थेरेपी देनी चाहिए उनके दिमाग ठीक करने के लिए। मनोवैज्ञानिक विधि, कोई मनोवैज्ञानिक विधि भी अपना सकते हैं। परिवीक्षण विधि अपना सकते हैं। मतलब ये तीनों ही बाल अपराधी बालकों के उपचार के लिए हम कर सकते हैं। देखो व्याख्या। बाल अपराधी जुवेनाइल डेलिक्वेंट के उपचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि मतलब साइकोएनालिटिक मेथड से अवचेतन मन के विकारों को समझा जाता है। और मनोवैज्ञानिक विधि साइकोलॉजिकल मेथड में काउंसलिंग और थेरेपी शामिल है। परीक्षण विधि मतलब प्रोबेशन मेथड एक कानूनी प्रक्रिया है जहां अपराधी को समाज में रहकर सुधरने का मौका दिया जाता है। ये तीनों ही उपचार के महत्वपूर्ण तरीके हैं। किसके? जो बाल अपराधी होते हैं उनके लिए। चार विकल्पों की व्याख्या देखो। मनोविश्लेषणात्मक विधि मतलब साइकोएनालिटिक मेथड, यह विधि बच्चों के अवचेतन मन की गहराई में जाकर उनके व्यवहार के मूल कारणों को समझने का प्रयास करती है। इसके जनक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक विधि के सिगमंड फ्रायड। कौन है इसके जनक? सिगमंड फ्रायड। और आगे देखो क्या है। मनोवैज्ञानिक विधि, इसमें परामर्श
व्यवहार, चिकित्सा और अन्य मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। अब परिवीक्षण विधि देखो हमारी क्या है। परीक्षण विधि में क्या होता है, इसमें बच्चों को सुधार गृह में भेजने के बजाय एक परिवीक्षा अधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर की देखरेख में समाज में रहने की अनुमति दी जाती है, जिससे उसका समाज में सामाजिक संयोजन हो सके। उपयुक्त सभी, चूंकि सभी विधियों उपयोग में लाई जाती हैं, इसलिए ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, सामान्य बालक नहीं होते हैं। पिछड़े बालक भी विशिष्ट में आते हैं, विकलांग भी आ जाते हैं और प्रतिभाशाली भी, लेकिन सामान्य तो सामान्य होते हैं। व्याख्या देखो, विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं। वह सामान्य बच्चों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या बौद्धिक विशेषताओं में स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। सामान्य बालक नॉर्मल चाइल्ड वे बच्चे हैं जो इन सभी मापदंडों पर औसत सीमा के भीतर आता है, इसलिए सामान्य बालक विशिष्ट वर्ग में नहीं आते हैं। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो। प्रतिभाशाली बालक ये बौद्धिक रूप से विशिष्ट होते हैं, इनकी बुद्धि तेज होती है, ठीक है। पिछड़े बालक एक शैक्षिक रूप से विशिष्ट होते हैं, मतलब इनकी पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन कोई गरीब है, कोई कैसा भी है, पिछड़ जाते हैं तो इनकी पढ़ाई छूट जाती है, ये भी विशिष्ट बालक में ही आते हैं। सामान्य बालक, ये बालक औसत या सामान्य माने जाते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं। विकलांग बालक ये शारीरिक या मानसिक रूप से विशिष्ट होते हैं, ठीक है। ये तो हमने जान लिए विशिष्ट बालक। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है? फ्रायड। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक विधि का जनक माना जाता है। उन्होंने अवचेतन मन, ईड, ईगो, सुपर ईगो और मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत दिए। अब देखो चार विकल्पों की व्याख्या। स्किनर, बीएफ स्किनर ने क्या किया? क्रिया प्रसूत अनुबंध दिया, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। पावलाव ने क्या दिया? शास्त्रीय अनुबंध दिया, इवान पावलोव ने। फ्रायड मनोविश्लेषण विधि के जनक। थॉर्नडाइक ने क्या दिया? संबंधवाद और प्रयत्न भूल सिद्धांत। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि कौन सी है? गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, ये तीनों ही प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि हैं। देखो प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चों गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन को चैलेंज देने और उनकी क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए एक से अधिक विधियां अपनाई जाती हैं। गतिवर्धन, गतिवर्धन में क्या होता है? उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जाता है, जैसे अर्ली एडमिशन। ग्रेड स्पीकिंग मतलब एक क्लास दूसरी क्लास में जंप करवा देते हैं, जैसे क्लास 6 से सीधी क्लास 8 में करवा दिया। संपन्नीकरण, उन्हें सेम ग्रेड में रखकर अतिरिक्त और गहन ज्ञान दिया जाता है, मतलब उसे उन्हीं कक्षा में रखा जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान दिया जाएगा उनको। विशिष्ट कक्षाएं, उनके लिए अलग से कक्षाएं भी चला सकते हैं हम, किनको? विशिष्ट बच्चों को बहुत तेज होते हैं। देखो व्याख्या। गतिवर्धन, इसमें बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार उनकी कक्षा के आगे बढ़ाया जाता है, जैसे एक या दो कक्षा छोड़कर अगली कक्षा में प्रवेश देना। संपन्नीकरण, इसमें विद्यालय, इसमें बच्चों को उनकी कक्षा के स्तर पे ही अतिरिक्त और उन्नत सामग्री प्रदान की जाती है ताकि उनकी बौद्धिक जिज्ञासा शांत हो सके। विशिष्ट कक्षा क्या है? स्पेशल क्लासेस, इसमें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग अलग कक्षाएं स्कूल बनाए जाते हैं जहां उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। उपयुक्त सभी विधियां प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की उपलब्धि होती है कितनी? 90 से 110। मनोवैज्ञानिक लुई टर्मन के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार 90 से 110 आईक्यू वाले बच्चों को सामान्य औसत बुद्धि वाला बच्चा माना गया है। ये जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चार विकल्पों की व्याख्या देखो क्या है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, गिफ्टेड। 120 से 140 क्या होते हैं? उच्चतर सामान्य होते हैं, सुपीरियर इंटेलिजेंस, लेकिन प्रतिभाशाली से नीचे। 110 से 120 ये उज्ज्वल सामान्य होते हैं, ये उच्चतर सामान्य से नीचे होते हैं। 90 से 110 ये सामान्य औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। CAT क्या है? CAT परीक्षण होता है बच्चों के लिए। CAT मतलब चिल्ड्रेन
एपरसेप्शन टेस्ट ये एक प्रिस्क्रिप्टिव परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसे बच्चों चिल्ड्रंस के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसमें जानवरों के चित्र होते हैं और बच्चे उन चित्रों के बारे में कहानी सुनते हैं और कहा जाता है ताकि उनके व्यक्तित्व और भावनाओं का पता लगाया जा सके। विकल्प का विश्लेषण देखो, ये बच्चों के लिए है CAT, ठीक है। बालिकाएं भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। अब वयस्कों के लिए कौन सा होता है TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। पशुओं के लिए गलत ऑप्शन है, ठीक है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है हमारी? प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला साइकोलॉजिकल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। किसने की थी? नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह संस्थान वर्तमान प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक और व्यक्तिगत समस्या पर छात्रों शिक्षकों को परामर्श और निर्देशन देना। किसका उद्देश्य है? मनोविज्ञान शाला का, जो हमारे कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। देखो विकल्पों की व्याख्या। कानपुर गलत है। बरेली में एक मंडलीय केंद्र लेकिन मुख्यशाला नहीं है। मेरठ में भी एक मंडलीय केंद्र है। तो हमारे मनोविज्ञान शाला कहाँ पर है मेन वाली? प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर देखो, 12वां क्या है? व्यक्ति का बुद्धिता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन। यह कथन किसका है हमारा? यह है आर्थर जोन्स का। व्याख्या देखो, ए में क्या दिया हमारा? सीवी गुड। सीवी गुड क्या कहते हैं? सीवी गुड कहते हैं निर्देशन मानव के दृष्टिकोण एवं व्यवहार एवं बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों में एक प्रक्रम है। और हमारे आर्थर जोन्स क्या कहते हैं, जो हमारा बिल्कुल सही विकल्प है? आर्थर जोन्स कहते हैं व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने व समायोजन करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में आई हुई समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। एक किसने कहा है हमारा? आर्थर जे जोन्स ने। अब सी विकल्प क्या था? अब बोन ने कौन सी परिभाषा दी थी? RH मैथ्यूसन ने क्या कहा है? निर्देशन शैक्षिक और विकासात्मक पक्ष पर बल देते हुए अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और JM बिरवर क्या कहते हैं? निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। देखो निर्देशन का प्रकार कौन सा नहीं है? शैक्षिक निर्देशन होता है, व्यक्तिगत निर्देशन होता है, व्यावसायिक निर्देशन होता है, लेकिन लिखित निर्देशन नहीं होता है। निर्देशन को उसके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत आदि। लिखित निर्देशन एक प्रकार का टाइप नहीं है, बल्कि निर्देशन देने की एक विधि हो सकती है, जैसे पुस्तिकाओं लेखों के माध्यम से। चारों विकल्पों की व्याख्या। शैक्षिक निर्देशन क्या है? पढ़ाई और कैरियर से संबंधित। लिखित निर्देशन क्या है? ये कुछ नहीं है, ठीक है। लिखित निर्देशन हमारा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत निर्देशन क्या है? व्यक्तियों और भावनात्मक समस्याओं से संबंधित है। व्यावसायिक निर्देशन क्या है? ये रोजगार और करियर चुनने का निर्देशन है। कौन सा? व्यावसायिक निर्देशन। अब निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए कब से? प्रारंभिक स्तर से ही। प्रारंभिक स्तर हमारा कब से होता है? कक्षा 1 से 5 तक। तो उसी टाइम से हमें निर्देशन और परामर्श देना चाहिए बच्चों को। कक्षा 5 में तो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। निर्देशन एवं परामर्श एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर से ही की जानी चाहिए ताकि बच्चों में अच्छी आदतों, सही दृष्टिकोण और आत्म समझ का विकास शुरुआत से ही हो सके। बचपन में ही व्यक्तित्व के निर्माण के समय मार्गदर्शन सबसे अच्छा होना चाहिए। देखो परामर्श से संबंधित उपकरण कौन सा है? संचित अभिलेख भी है, साक्षात्कार से भी परामर्श होता है, आत्मकथाएं या निरीक्षण, ये सभी ही हमारी परामर्श से संबंधित उपकरण हैं। व्याख्या देखो, परामर्शदाता
काउंसलर व्यक्ति की समस्या को समझने और उसका निदान करने के लिए विभिन्न उपकरणों टूल्स का प्रयोग करता है। संचित अभिलेख मतलब कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड में बच्चों का पूरा इतिहास होता है। साक्षात्कार सीधी बातचीत की विधि है और आत्मकथाएं ऑटोबायोग्राफीज और निरीक्षण ऑब्जर्वेशन से व्यक्ति के व्यवहार और विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो विकल्पों की व्याख्या। संचित अभिलेख इसमें छात्र के शैक्षिक सामाजिक और व्यक्तिगत विकास से जुड़ी जानकारी होती है। किसमें? कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स में। साक्षात्कार इंटरव्यू में क्या होता है? परामर्शदाता और परामर्शार्थी के बीच आमने सामने बातचीत होती है। आत्मकथाएं ऑटोबायोग्राफीज इसमें एवं निरीक्षण व्यक्ति के जीवन की कहानी और उसके व्यवहार का अवलोकन करना ये आत्मकथाओं में आता है। तो क्या होता है? ये सभी उपकरण मिलकर परामर्शदाताओं को व्यक्ति के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तो ये सभी विकल्प हमारे सही होंगे। अब आगे में 2018 पर दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण नहीं है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। देखो वातावरण के अनुसार भी दृष्टि में हमारे विकार आ सकता है और वंशानुक्रम भी, तो दोनों ही हमारे सही होंगे। दृष्टिबाधिता के कारण जटिल होते हैं, ये किसी एक कारण से नहीं बल्कि वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और वातावरण मतलब एनवायरनमेंट के संयुक्त प्रभाव से होते हैं। उदाहरण के लिए मोतियाबिंद वंशानुगत हो सकता है, या कुपोषण जो हमारा वातावरण का कारण हो सकता है। चोट या दुर्घटना भी एक प्रमुख वातावरणीय कारण है। विकल्पों की व्याख्या देखो। वातावरण से देखो कैसे दृष्टि बाधित होती है। कुपोषण हो गया, दुर्घटना हो गया, कोई बीमारी हो गई या आंखों को कैसे भी नुकसान पहुंच गया। वंशानुक्रम से कैसे दृष्टि बाधित होती है, कोई जन्म से ही आनुवांशिक दोष होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कारण महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही सही है, तो उत्तर हमारा दोनों होगा। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा कौन सी होती है? बाल केंद्रित, क्योंकि बच्चों को ही निर्देशन देने की ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को बिगड़ने में देर नहीं लगती और समझदार भी नहीं होते हैं। निर्देशन गाइडेंस की सबसे अच्छी सेवा बाल केंद्रित होती है। इसका मतलब है निर्देशन बच्चे की जरूरतों, क्षमताओं, रुचियों और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। बच्चों को स्वयं निर्णय लेने और अपनी समस्याओं का समाधान खोज करने में मदद देता है निर्देशन। अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कितनी होती है? 90 से 110। व्याख्या देखो। मनोवैज्ञानिक लुई टर्मन के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार 90 से 110 आईक्यू को सामान्य औसत बुद्धि की श्रेणी में रखा गया है। चार विकल्पों की व्याख्या देखो। 140 से अधिक कौन होते हैं? गिफ्टेड बच्चे होते हैं, हमारे प्रतिभाशाली। 120 से 140 जो गिफ्टेड से नीचे आते हैं, उच्चतर सामान्य सुपीरियर इंटेलिजेंस। 110 से 120 कौन होते हैं? उज्ज्वल सामान्य या ब्राइट नॉर्मल बच्चे कह दो। 90 से 110 कौन होते हैं? ये सामान्य औसत या एवरेज नॉर्मल कह दो। ठीक है। समुदाय का अर्थ किन शब्दों से मिलकर बना है? कितने शब्दों से मिलकर बना है समुदाय का अर्थ? 2 शब्दों से। कौन कौन से 2 शब्द हैं? हमारे कॉम और म्यूनिस। समुदाय या इसे कहेंगे इंग्लिश में कम्युनिटी शब्द 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। कॉम जिसका अर्थ है साथ में या टुगेदर, और म्यूनिस जिसका अर्थ है सेवा करना या टू सर्व। इस प्रकार समुदाय का अर्थ है साथ में मिलकर सेवा करना। अगला प्रश्न देखो क्या है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में भी है, लखनऊ में भी है, दोनों में ही मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, और दिल्ली में भी एक खुद का मनोविज्ञान केंद्र है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर प्रयागराज में मनोविज्ञान शाला है, और इसके अलावा मंडलीय स्तर के डिवीजन लेवल पर ही मनोविज्ञान केंद्र है। आगरा, लखनऊ, दिल्ली, हालांकि दिल्ली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थापित है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में 10 शहरों में स्थित है। कौन कौन से 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के मंडलीय केंद्र हैं हमारे? देखो, आगरा 1 हो गया, लखनऊ 2, कानपुर 3, इलाहाबाद या प्रयागराज 4, मेरठ 5, बरेली 6, बरेली में बरेली कॉलेज के पीछे है, वाराणसी 7, गोरखपुर 8, अयोध्या फैजाबाद 9 और झांसी 10। यहाँ 10 जगह
हमारे मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हैं। और देखो, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है, शारीरिक विकलांगता भी होती है, आवेगात्मक विकलांगता भी होती है, मानसिक विकलांगता भी होती है। तो ये सभी हमारे विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। विकलांग शिक्षा एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड का दायरा बहुत व्यापक है। इसके अंदर सिर्फ शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे ही नहीं, बल्कि शारीरिक विकलांगता या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं। जैसे दृष्टि से हो गए विकलांग, या सुन नहीं सकती है, चले फिरने में अक्षमता। मानसिक विकलांगता हो गई, जैसे मानसिक विकलांगता। और आवेगात्मक विकलांगता, जैसे गंभीर भावनात्मक विकार से ग्रस्त बच्चे आते हैं। विकल्पों की व्याख्या देखो। शारीरिक विकलांगता क्या होती है? फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे अस्थिबाधिता या दृष्टिबाधिता, मतलब आंखों में भी कमी हो सकती है, हड्डियों में भी सारी कमी आ जाएंगी। आवेगात्मक विकास विकलांगता क्या होगी? इमोशनल डिसेबिलिटी, जैसे व्यवहार संबंधी समस्याएं। मानसिक विकलांगता क्या होगी? जैसे सीखने में या अक्षमता या बौद्धिक मंदता। ये सभी ही हमारी अक्षमता या विकलांग शिक्षा के दायरे में आती हैं। अगला प्रश्न देखो, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? किसके लिए? श्रवण बाधित, जो सुन नहीं सकते हैं उसको हम संकेतों से समझाते हैं। प्रतिभाशाली तो प्रतिभाशाली ही होते हैं। सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज, हाथों के इशारे, चेहरों के भावों और शारीरिक मुद्राओं का यूज करके बातचीत करने की एक पूर्ण भाषा है। ये विशेष रूप से श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयर्ड और बाधिर मतलब डीफ लोगों द्वारा संचार के लिए पेश की जाती है। निर्देशन का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देशन भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है, व्यावसायिक होता है, लेकिन लिखित निर्देशन नहीं होता है। निर्देशन के प्रकार के उद्देश्य के आधार पर तय होते हैं। लिखित निर्देशन का एक प्रकार नहीं है, लेकिन निर्देशन देने की एक विधि है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। किसको नहीं होती है अनुकूलन की आवश्यकता? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें शिक्षा में विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। विकल्पों की व्याख्या देखो। श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयर्ड, इनके लिए श्रवण यंत्र या सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। अस्थि बाधित, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड, इनके लिए व्हील चेयर या रैंप की सुविधा होती है। प्रतिभाशाली बालक, इनके लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें अतिरिक्त चुनौती और संवर्धन कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड, इनके लिए ब्रेल लिपि या ऑडियो सामग्री की जरूरत होती है। विकृत बालकों को बनाना चाहिए। जो विकृत बालक हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ताकि वो अपना भी पालन पोषण कर सकें और किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। विकलांग या विकृत बालकों, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के पुनर्वास के लिए मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए मुख्य उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनाना है, ताकि वे अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं कर सकें और समाज का एक उत्पादक सदस्य बन सकें। परिवार या सरकार पर निर्भर रहना एक स्थायी समाधान नहीं है उनके लिए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। वर्तमान में शैक्षिक दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का है। इसका अर्थ है सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक ही सामान्य कक्षा में साथ साथ शिक्षा दी जाए। यह स्पेशल एजुकेशन के पुराने मॉडल जहां बच्चों को अलग अलग स्कूलों में रखा जाता था, उसका एक बदलाव है। चार विकल्पों की व्याख्या देखो। विशेष शिक्षा क्या होती है? स्पेशल एजुकेशन, इसमें विकलांग बच्चों को अलग स्कूलों में पढ़ाया जाता है। समेकित शिक्षा क्या होती है? इसमें विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल में प्रवेश तो दिया जाता है, लेकिन उनकी विशेष जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता। और समावेशी शिक्षा क्या होती है? ये सबसे आधुनिक और व्यापक दृष्टिकोण है। ये सही उत्तर है। हकलाने का कारण क्या है? देखो, वंशानुक्रम भी हकलाने के कारण हो सकता है, वातावरण भी कारण हो सकता है, तो ये दोनों ही हकलाने के कारण हो सकते हैं हमारे। हकलाना मतलब स्टटरिंग एक जटिल वाक दोष है। इसके कारणों में कोई एक मत नहीं है, लेकिन माना जाता है यह वंशानुक्रम, हेरिडिटी और आनुवांशिक प्रवृत्ति और वातावरण एनवायरमेंट जैसे तनाव हो गया, डर हो गया, अनुकरण हो गया या मस्तिष्क की चोट हो गई, इसके कारण हकलाते हैं बच्चे। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य कौन सा है?
कौन सा है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य? निर्देशन भी देना है, प्रशिक्षण भी देना, शोध कार्य, ये तीनों ही मनोविज्ञान केंद्र के कार्य हैं। मनोविज्ञान केंद्र साइकोलॉजी सेंटर एक बहुउद्देशीय संस्था है। इसके प्रमुख कार्यों में निर्देशन और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, शिक्षकों और काउंसलर का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना और मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्य करना शामिल है। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो। निर्देशन गाइडेंस, छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना है। ठीक है। प्रशिक्षण क्या होता है? शिक्षकों और परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण करना। शोध कार्य क्या होता है? विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक समस्याओं पर शोध करना। उपयुक्त सभी, जो कि सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं, तो ये सभी निर्देशन के हमारे कार्य होंगे। वाक् दोष के प्रमुख प्रकार हैं, कितने होंगे? 6। वाणी बाध्यताओं, वाक् दोष के प्रमुख 6 कारण हैं। 6 कारण में देखो कौन कौन से कारण। पहला कारण क्या है? उच्चारण संबंधी या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। इसमें बच्चों को कुछ विशेष शब्दों का उच्चारण करने में परेशानी होती है और वे उन शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाते। और हकलाना हो गया दूसरा नंबर का, मतलब स्टटरिंग और स्टैमरिंग। इसमें बच्चे किसी शब्द का उच्चारण रुक रुक के करते हैं। आवाज़ की समस्या हो गई हमारी तीसरे नंबर पर, वॉइस डिसऑर्डर। इसमें बच्चों की आवाज़ पतली, भारी या अस्पष्ट होती है। चौथा हो गया हमारा अंगीय वाणी दोष या ऑर्गेनिक स्पीच डिफेक्ट। इसमें बच्चे के जीव टंग संबंधी विकार या डिसऑर्डर शामिल होते हैं। और फिफ्थ हो गया हमारा कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी समस्या, ये स्पीच प्रॉब्लम विद हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। वाणी का विकार ज़्यादातर सुनने की समस्या सेवाबाधता से संबंधित है। जो बच्चे कम सुनते हैं वे शब्दों को सही रूप से ना सुन पाने के कारण गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। अब छठा कारण क्या है हमारा वाणी दोष का? देर से बोलने का विकार, डिलेड स्पीच डिसऑर्डर। ज़्यादातर बच्चों में देर से बोलने संबंधी विकार पाया जाता है, जो वाक विकार का ही एक प्रकार है। और देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? निर्देशन एवं परामर्श द्वारा क्या बताया जाता है? क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य है, ये दोनों ही हमारे निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा और बा। निर्देशन और परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को सही और गलत के बारे में आदेश देना नहीं, बल्कि उसे विकल्पों से अवगत कराना है, ताकि वह स्वयं यह समझ सके कि कौन सा रास्ता करने योग्य है और कौन सा उसके लिए बेहतर है, कौन सा ना करना योग्य है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगली क्लास में हम देखेंगे पार्ट 2। धन्यवाद दोस्तों।